अस्सलाम नाजरीन एंड खुश आमदीद। नाजरीन, अगर आप में से किसी ने भी पिछले 1.5-2 साल में डीएचए मुल्तान में प्लॉट लिया है तो गालिबन आप बहुत शदीद परेशान होंगे। इसकी यह वजह है कि पिछले 1.5-1 साल में डीएचए मुल्तान के प्लॉटों की कीमतें आधी हो गई हैं। यानी कि अगर 2022 में किसी वक्त में एक कनाल का प्लॉट को 1 करोड़ 60 लाख का होता था तो आज 75 से 85 लाख के बीच में बिक रहा है। अब ये हुआ कैसे? डीएचए मुल्तान जो कि अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, यानी कि डीएचए जो अपनी रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है, उस तरह का एक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इस तरह की प्राइस फ्लक्चुएशन का शिकार कैसे बन सकता है? आज इस फिनोमेना को देखने के लिए हमारे साथ प्रॉफिट के सेक्टर एनालिस्ट शहाब उमर मौजूद हैं, जिन्होंने इसके ऊपर एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है। और उनसे हम पूछेंगे कि डीएचए मुल्तान में प्राइसेस को हुआ क्या है और उनका कोई हल डीएचए निकाल रहा है कि नहीं। मगर इस सबसे पहले शहाब साहब, मेरे ख्याल से अगर हम बात शुरू करें, यानी कि डीएचए मुल्तान की, तो मैंने जैसे आपकी स्टोरी पढ़ के देखा है कि कीमतें आधी हो गई हैं, उसकी बड़ी वजूहात हैं, डीएचए का भी आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन जरा शुरू पे जाते हैं। सर, ये डीएचए जो होता है अगर किसी शहर में बनना चाहे, जैसे मुल्तान का 2017 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, हमें जरा लेके जाएं कि प्रोसेस क्या होता है एक डीएचए का प्रोजेक्ट शुरू होने का, उसके कोई लीगल क्या मसाइल होते हैं या उसके लीगल क्या स्टेप्स होते हैं और फिर आगे कैसे चीजें बढ़ती हैं। अच्छा अब्दुल्ला, बिल्कुल। इसमें अगर हम थोड़ा सा डीएचए के बैकग्राउंड को और डीएचए की हिस्ट्री को देखते हैं ना, तो 2002 में गालिबन एक जो एक्ट था वो लाहौर के डीएचए के लिए पास किया गया था। और जिसका मकसद ये था कि एक ऐसी अथॉरिटी जो है, ठीक है, जो हाउसिंग की और कमर्शियल फैसिलिटीज दे सकती हो, ठीक है, उसके लिए एक जो एक्ट था उसको लेके आए गए थे। और उस एक्ट के थ्रू जो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी जो लाहौर की है, ठीक है, ये मैं आपको 2002 की बात बता रहा हूँ, ताकि वो मतलब एक अथॉरिटी जो है उसको सेटअप किया जा सके। और उस अथॉरिटी के अंडर जो है वो एक डिफेंस जो लाहौर, जिसको हम डीएचए लाहौर कहते हैं, उसका जो प्रोजेक्ट था उसको इनिशिएट किया गया था। अच्छा, यहाँ पर अब एक और इंटरेस्टिंग चीज आ जाती है कि जो डीएचए है इसकी बैक पे कौन है। एक इम्प्रेशन है लोगों का, बल्कि इम्प्रेशन क्या है, बात दुरुस्त भी है कि जो डीएचए है इसके पीछे आर्मी होती है। और वाकई अगर आप इनके एक्ट को स्टडी करते हैं, मेरे पास शायद इस वक्त इनका एक्ट खुला हुआ है। जी। बिल्कुल। और इनके एक्ट में ना ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, बिल्कुल। इसके जो सेक्रेटरी हैं वो डीएचए का जो जो मैनेजमेंट होती है उसमें एज चेयरमैन की इनकी कैपेसिटी होती है। फिर उसके बाद आप चूंकि डीएचए लाहौर की हम बात कर रहे थे, तो डीएचए लाहौर में जो कोर कमांडर है लाहौर के, वो इसके वाइस चेयरमैन होते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो इसका मेंबर होता है। फिर दो सिविलियंस होते हैं वो इसके बोर्ड के मेंबर होते हैं। यानी कि ये इसका एक तरीकेकार है। अब इसमें एक जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो डीएचए का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिसके पास दरअसल पावर्स होती हैं, जो डीएचए को मैनेज कर रहा होता है। और मतलब आप कह सकते हैं कि अगर हम डीएचए लाहौर की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटर की जो पोस्ट होती है वो काफी, उसके पास एज पर उनके एक्ट काफी पावर्स हैं जो उसको दी गई हैं। बिल्कुल। इस डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की, इस एडमिनिस्ट्रेटर की, सॉरी, जो अपॉइंटमेंट है वो एज पर एक्ट, जो एक्ट में लिखा हुआ है, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करते हैं। हाँ, और बल्कि मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपकी स्टोरी में लिखी हुई है, जो कि याद कराता चलूं आपको। जो ऑडिट होता है इसका, वो आर्मी का मेरे ख्याल से वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट करता है सारा। जी बिल्कुल। इसमें जो एक, फिर उसके बाद ये है कि जाहिर है अथॉरिटी अपने मामला देख रही होती है, तो है तो मतलब गवर्नमेंट की बॉडी, तो हर साल इनका ऑडिट भी होता है। ये इनके एक डीएचए के ना बुला एक लाहौर से इनके एक ऑफिशियल है, उन्होंने इसका बड़ा एक तरीकेकार जो है वो समझाया भी और बताया भी कि एवरी ईयर, मतलब हर साल उन ऑफिशियल के मुताबिक एक थर्ड पार्टी जो है वो डीएचए का ऑडिट करती है। और वो उनका ये कहना है कि हर तरह के वो सवाल पूछते हैं कि ये एक्सपेंस कहाँ हुआ और ये प्रॉफिट कहाँ से आया, ये आपकी क्या लाइबिलिटीज है। मतलब वो कहते हैं काफी उसमें सख्त सवालात भी होते हैं। और उसके बाद वो जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एवरी ईयर सबमिट भी होती है। तो ये बेसिकली इनका जो डिपार्टमेंट है, ये जो आपने बताया है वेलफेयर एंड रिहैबिलिटेशन का गालिबन डिपार्टमेंट है, ये बेसिकली उसकी जिम्मेदारी होती है इस ऑडिट को
कंडक्ट करवाना एवरी ईयर। ठीक है। तो सर इसके अंदर जब आपके पास ये सारा आ गया कि डीएचए एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट किया गया है, इसकी एक स्पेशल स्टेटस भी होता है, गालिबन इसको कंट्रोल कितना हद तक आदमी का होता है, किस हद तक नहीं होता, उसके अंदर आप मुझे बताएं जो इसकी निटी ग्रिटीज होती हैं एक किस्म की, जिनमें आप डिटेल्स में आ जाए, तफसीलात में, कि अगर डीएचए मुल्तान स्टार्ट होना था 2017 में, या डीएचए लाहौर आप कह लें कल बनना हो, आज ना बना हो, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, कहाँ से वो स्टार्ट लेते हैं कि वो कहें कि यार हमने लैंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हम उस जमीन को खरीदेंगे कैसे, डेवलप कैसे करेंगे, थोड़ा सा बताएं यहां से लेके जो सिर्फ फाइलों शाइलों का चक्कर होता है, कहानी एग्जैक्टली प्रोसेस क्या होता है। देखिए जी, जो लैंड है उसको तो एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंड एक्विजिशन एक्ट है 1984, उसके तहत डीएचए लैंड एक्वायर करता है। अब अगर आप बात करें इनके तरीकेकार की, तो जो तरीकेकार है उसमें ये होता है कि डीएचए का एक लैंड एक्विजिशन का प्रॉपर एक डिपार्टमेंट, ठीक है। अच्छा, और जो लाहौर के एक ऑफिशियल है, उन्होंने इस इम्प्रेशन को भी एक थोड़ा सा क्लियर किया है कि एक इम्प्रेशन है कि शायद लैंड एक्विजिशन जो है ये 100% फौजी है, आर्मी है जो मिल जो लैंड एक्विजिशन को कंडक्ट करती है। उन्होंने बताया कि ऐसी बात नहीं है, ये चूंकि एक बड़ा प्रोफेशनल काम है, तो इसमें 70% जो सिविलियंस हैं, मतलब हाईली प्रोफेशनल लोग, ठीक है, उसमें रिटायर्ड पटवारी भी हैं, वकील भी हैं, वो होते हैं, और 30% जो है वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं। तो बेसिकली तरीकेकार ये होता है कि डीएचए ने मिसाल, मतलब आप ले लेंगे मिसाल के तौर पे डीएचए ने बेतिया रोड के ऊपर अगर कोई एबीसीडी कोई अपना को प्रोजेक्ट है उसको स्टार्ट करना है, तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बताने के लिए। उसमें होता ये है कि इनकी जो लैंड एक्विजिशन की टीम होती है वो जाके उस एरिया का प्रॉपर उसके सर्वेस करती है। पहले होता था कि नॉट ओनली डीएचए, मैं सिर्फ डीएचए की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी बाकी काफी सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं जो ग्रीन एरियाज के ऊपर जो है वो सेटअप हो जाती थी। तो उसके बाद फिर खैर थोड़ी सी इसके ऊपर सख्ती हुई, तो जो डीएचए के ऑफिशियल्स हैं वो ये क्लेम करते हैं कि हम एज पर रूल्स ही चलते हैं, तो हम लैंड एक्विजिशन के वक्त ये इस चीज का बड़ा ध्यान रखते हैं कि जिस एरिया के ऊपर हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एरिया जो है वो ग्रीन एरिया ना हो, ठीक है। तो अब फर्ज किया कि बेतिया रोड के ऊपर डीएचए ने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो इनकी जो ये टीम्स हैं ये उसमें देखती हैं कि इस एरिया के अंदर जो जमीन है उसके मालिकान कितने हैं। तो उसके बाद फिर उन मालिकान से बात की जाती है एज पर डीएचए ऑफिशियल्स के। उन्हीं मालिकान को कहा जाता है कि वो कोई ऐसा एक बंदा नॉमिनेट कर दें, मिसाल के तौर पे एक जमीन है उसमें 50 मालिकान है उस जमीन के, तो वो कहते हैं कोई ऐसा एक बंदा हमें रिप्रेजेंट कर दे, एक बंदा आपको रिप्रेजेंट करने वाला हो, आप नॉमिनेट कर दे जो हमारे साथ डील करे। तो मतलब जब ये भी प्रोसेस हो जाता है तो फिर वो जो बंदा जो भी नॉमिनेट करते हैं उसको एज ए लैंड प्रोवाइडर डीएचए के पास रजिस्टर्ड होना पड़ता है। रजिस्टर्ड होने के बाद जितने लीगल वर्क है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, उन तमाम लोगों से कोई कागजी कार्रवाई पूरी करनी है, वो फिर सारा उस लैंड प्रोवाइडर का काम होता है। बेसिकली जो लैंड प्रोवाइडर है उसने डीएचए को बिल्कुल जो है वो क्लियर लैंड देनी है, जिसपे किसी किस्म का कोई तनाजा ना हो, कोई मसला मसाइल ना हो, वो सारे का जिम्मेदार लैंड प्रोवाइडर होता है। उन्होंने अपनी वर्किंग पूरी करके फिर डीएचए के हवाले, वो डीएचए ने बस पेमेंट करके लैंड का कंट्रोल लेना होता है। अच्छा नहीं, ये भी डील टू डील वेरी कर रहा होता है कि अब मतलब डीएचए पैसों की जमीन खरीद रहा है, मतलब इसमें हर डील में ना मतलब जो शराइत होती हैं, कंडीशंस होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, जैसे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, रूडा वाले हैं, वो रावी के पास एक जो नया शहर आबाद करने जा रहे हैं, उसमें जो उन्होंने लैंड एक्वायर की, उसमें उन्होंने लोगों को पैसे भी ऑफर किए, और पैसे ऑफर करने के साथ डेवलप जो प्लॉट्स थे वो भी ऑफर किए, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि डीएचए भी इसी पैटर्न को फॉलो करता हो, लेकिन कुछ किया भी, जा सकता है। हाँ, लेकिन वो कर भी लेते हैं। और जो और डीएचए इसका के ऑफिसर्स भी हैं, इसका ऑफ कोर्स वही होगा ना कि मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे की 2 एकड़ जमीन थी जो कि अनडेवलप्ड थी, या डीएचए खरीदना चाह रहा था, डीएचए उसको कह के यार आप हमें ये जमीन दे दो, हम आपको आज से कुछ साल बाद 2 कनाल के 2 प्लॉट या 2 कनाल का 1 प्लॉट जो है डेवलप हुआ हुआ दे देंगे, जिसकी कीमत आपकी करंट जमीन से कहीं ज्यादा होगी। यस, ये ऑफर करते हैं। और जो डीएचए के ऑफिशियल्स हैं वो ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग
ये वाली ऑप्शन को ऑप्ट करते हैं ज्यादा कि हमें डीएचए के अंदर ही प्लॉट दे दिया जाए। तो उसके बाद फिर ये है कि जब ये सारे मामला हो जाते हैं, फिर डीएचए अनाउंस करता है प्रॉपर कि मतलब इस वाले सेट प्रोजेक्ट के लिए हमें अब एप्लीकेशन रिक्वायर है उन लोगों की जो यहाँ पर प्लॉट लेना चाहते हैं। फिर उसके लिए वेरिफिकेशन होती है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो डीएचए की बैलेटिंग का प्रोसेस है, मतलब आप अपनी जो एप्लीकेशन को वेरीफाई करवाते हैं उसके बाद जो बैलेटिंग में शामिल होते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी डीलर हो तो ही आप इस बैलेटिंग का पार्ट बन सकते हैं। एबीसीडी कोई भी बंदा, काफी ट्रांसपेरेंट उनका सिस्टम है, वो अपनी एप्लीकेशन देख के वेरीफाई होके बैलेटिंग का पार्ट बन सकता है। अच्छा, यहाँ ठीक है। एक और भी चीज है अब्दुल्ला, जब ये बैलेटिंग हो जाती है ना, तो जो जिन लोगों के प्लॉट्स आप कह लें कि उस बैलेटिंग में जिनको प्लॉट्स मिल जाते हैं, इन प्लॉट्स की मार्केट प्राइस नहीं होती, इन प्लॉट्स की होती है ऑफिशियल प्राइसेस। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे डीएचए अगर एक कनाल का जो प्लॉट है उसका जो ऑफिशियल रेट होता है, ठीक है, वो 60-65 लाख के करीब होता है, और वो 20 से लेके 30 लाख के दरमियान उसके डेवलपमेंट चार्जेस होते हैं। तो तरीकेकार ये होता है कि वो 60-65 लाख रुपए का ऑफिशियल रेट होता है डीएचए का, जिससे ज्यादा डीएचए पैसे नहीं ले सकता, ना ही वो लेते हैं। ठीक है। उसके बाद जब आप वो अमाउंट दे देते हैं, उसके बाद वो आपको दे देते हैं इंस्टॉलमेंट्स का शेड्यूल, जो आपकी डेवलपमेंट की अमाउंट रह जाती है उसकी इंस्टॉलमेंट कर देते हैं। और वो फिर उसका एक क्वार्टरली जो है वो एक शेड्यूल होता है कि साल में आपने 4 इंस्टॉलमेंट्स देनी है, 2 साल, 3 साल, 4 साल में आपने ये इंस्टॉलमेंट्स क्लियर करनी है। और मीनवाइल वो इसका पोजेशन भी दे देते हैं। तो उसके बाद फिर लोग वहां पे अपना घर बनाते हैं, या वो जो जिन्होंने प्लॉट ले लिया होता है वो उसको मार्केट में ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक साइकिल है लैंड ठीक एक्विजिशन है। से लेकर कंक्लूजन तक जाने की। तो शहाब साहब, ये सारा हमने इतना लंबा चौड़ा डिस्कस किया है कि लैंड एक्विजिशन कैसे होती है, उसके बाद लोगों तक कैसे प्लॉट आते हैं, और वही बात हुई है कि बैलेटिंग जब होती है तो कभी कभी इन्वेस्टर भी आता है, कभी कभी इंडिविजुअल भी आता है, और फिर उसने पे करने होते हैं डेवलपमेंट चार्जेस, और फिर आखिरकार जाके एक डेवलप्ड प्लॉट मिलता है जिसपे या वो घर बना सकता है या वो आगे बेच सकता है। अब इस सारी बात करने का जो मेरा मकसद था, मेरे ख्याल से क्योंकि आपने अपनी स्टोरी में बड़ा अच्छा समझाया हुआ है ये वाली चीज के डीएचए लाहौर बहुत फैल चुका हुआ है, फेज 6 तो डेवलप हो गया है, 7, 8, 9 अच्छा खासा आगे फैल गया हुआ है, डीएचए ईएमई भी है। उसी तरह इस्लामाबाद में भी डीएचए है, कराची में भी है, हर जगह ये जो बड़े शहर हैं उनमें इसकी मौजूदगी है। मगर रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं जैसे डीएचए भावलपुर में, डीएचए मुल्तान खास करके अगर हम बात करें, उसके अंदर एक चीज देखने को मिली कि जब प्रोजेक्ट बैलेटिंग की स्टेज पे पहुंचा, और बल्कि उसके बाद भी 2017 के बाद जब शुरू हुआ और इस स्टेज पे आया, तो बहुत ज्यादा मार्केट किया जा रहा था मुल्तान में नहीं, बल्कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, कराची में, और ओवरसीज पाकिस्तानीज को। यानी कि अमूमन जो आई थिंक आपकी स्टोरी में था कि 40% आके ओवरसीज पाकिस्तानीज ने लिए हैं, 40% डीएचए मुल्तान के प्लॉट आके लिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वालों ने, और को 20 से 15% जो है एंड पे मुल्तान के एक्चुअल जो रेजिडेंट्स हैं जिन्होंने शायद वहां पे घर बनाने उन्होंने लिए। अब इसका थोड़ा सा बताएं कि इसकी वजह से मार्केट की प्राइस जो उतार चढ़ाव होती है उसमें किस किस्म का फर्क पड़ा और क्या इसके पीछे कहानी थी। अच्छा देखें, इसमें ना अब्दुल्ला एक चीज ये है कि जिस वक्त डीएचए मुल्तान का प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, तो ये अपने आप को लाहौर का चैप्टर ही कह रहे थे। बिल्कुल, हाँ। इसमें अब जो सबसे पहले एक अंडरस्टैंड करने वाली चीज है वो ये है कि जो डीएचए लाहौर के रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीलर्स थे और अब भी हैं, उनके पास इन्वेस्टर्स की ना एक लिस्ट होती है, उनके साथ वो राब्ते में होते हैं इन्वेस्टर्स। और इन्वेस्टर्स किसी हद तक उनको ट्रस्ट भी कर रहे होते हैं। उसकी रीजन ये है कि अगर आप डीएचए लाहौर को ही देखें, मैं भी डीएचए मुल्तान की नहीं बात कर रहा हूँ, डीएचए लाहौर को ही देखें, तो इसके प्रॉपर्टी डीलर्स ने यूजुअली अपने इन्वेस्टर्स को जहां जहां इन्वेस्ट करने के लिए कहा, वहां से उन्होंने उनको प्रॉफिट्स भी निकाल के दिए। तो ये डीएचए लाहौर के ही प्रॉपर्टी डीलर्स थे बेसिकली। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को बेचना शुरू किया, डीएचए मुल्तान के प्रोजेक्ट को, और उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को यहाँ से लेके जाना शुरू कर दिया मुल्तान। बिल्कुल। अब हुआ ये कि यहाँ के कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स जो हैं वो ये कहानी सुनाते हैं कि जब वो डीएचए मुल्तान अपने इन्वेस्टर को लेके जाते थे, ठीक है, तो वहां पर उस तरह डीएचए मुल्तान की मैनेजमेंट ने उनको और उनके इन्वेस्टर को केटर नहीं किया
जिस तरह की उन्हें करना चाहिए था। ठीक है। ठीक है। अच्छा, फिर उसमें ये था कि जो वेरिफिकेशन का या जो प्लॉट ट्रांसफर का जो सिस्टम था वो भी उतना अप टू द मार्क नहीं था जिस तरह लाहौर का है, डीएचए लाहौर का है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रांसपेरेंट नहीं था, लेकिन उतना अप टू द मार्क नहीं था, उतनी फैसिलिटीज नहीं थी, जिसकी वजह से ना, शायद शशका उतना नहीं था उस चीज में। जिसकी वजह से ये जो डीलर्स हजरात थे, ये अपना इन्वेस्टमेंट खींच के वापस ले गए। बल्कि आप कह लें किसी हद तक इन्वेस्टर्स ने भी कहा कि नहीं भाई, समझ नहीं आ रही है हमें। ठीक है। दूसरा काम ये हुआ कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो डीएचए को बड़ा ट्रस्ट करते हैं। मैं बिल्कुल। सिर्फ, बल्कि ओवरसीज पाकिस्तानी नहीं, ओवरऑल लोग डीएचए को बड़ा ट्रस्ट करते हैं, और डीएचए ने ये ट्रस्ट वाकईतन अर्न किया है। हाँ, और उसकी रिलायबिलिटी ही उसका सेलिंग पॉइंट है और सब कुछ। बिल्कुल, मतलब आप डीएचए ने अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है तो डेवलप करके लोगों को वो दिया है, और वहां पर जो फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोग बड़ा रिलाय करते हैं। सेम डीएचए मुल्तान के साथ भी हो रहा था। अच्छा, अब जब ये जो प्रॉपर्टी डीलर्स हजरात थे, ये जब अपना इन्वेस्टमेंट खींच के वापस लेके जाना शुरू हुए ना, तो यहां पर मैं आपको एक बात कहूं, ये डीलर्स, ये पूरा माफिया है। ठीक है। हाँ। आप इनको प्लॉट बेचने के लिए जाएंगे तो ये आपको और कीमत लगाएंगे, जब आप इनसे खरीदने के लिए जाएंगे तो ये उसकी और कीमत लगाएंगे। खरीदते टाइम ये बताएंगे कि मार्केट इस वक्त बहुत ऊपर चलेगी, और बेचते टाइम बताएंगे मार्केट नीचे आ रही है। बिल्कुल। ये डीएचए की मैनेजमेंट, डीएचए के ऑफिशियल्स भी ये बात मानते हैं कि इस प्रोजेक्ट का पट्टा बिठाने में एक बड़ा प्रॉपर्टी डीलर्स का था। डीएचए के ना एक बड़े सीनियर ऑफिशियल हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि जो ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इनमें ऐसे ऐसे इन्वेस्टर बैठे हुए हैं जो बल्क में बाइंग करते हैं। ये लोग मार्केट में ना एक हवा बनाते हैं पहले कि यार मार्केट चढ़ गई, मार्केट चढ़ गई, मार्केट चढ़ गई। ठीक है। उसके बाद यही हवा बनाते हैं, मार्केट नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, नीचे आ गई, और फिर बल्क में प्लॉटों को खरीदते हैं। यही इन्होंने डीएचए मुल्तान के साथ किया। ये प्रॉपर्टी डीलर्स को बहुत ज्यादा डीएचए मुल्तान से खुश नहीं थे। फिर इसमें एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे। अगर आप मुल्तान का इन्वेस्टर देखें तो वो तो 15-20% के करीब था। वो डीएचए की मार्केट को कहाँ लेके जा सकता है, कहाँ उठा सकता है, कहाँ गिरा सकता है, उनका वो किरदार नहीं था जो एक बड़ा वो लाहौर के प्रॉपर्टी डीलर्स का था। डीएचए की मैनेजमेंट भी इस चीज को एडमिट करती है कि इस प्रोजेक्ट का पट्टा बिठाने में एक बड़ा हाथ इसी माफिया का है। तो शहाब साहब, इसके अंदर एक जो चीज़ मुझे सवाल उठता है इसके साथ, आपने जैसे जिक्र किया कि ज़्यादा लाहौर से आ रहे थे इन्वेस्टर, वो बल्कि लाहौर फेज 6 में बहुत बड़ा डीएचए मुल्तान का ऑफिस भी बना जहाँ पे ये आके बुकिंग ले रहे थे और इन्वेस्टमेंट ले रहे थे। अब एक ये फैक्टर भी तो हो सकता है कि आपके पास लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ओवरसीज के इन्वेस्टर आ गए, उन्होंने प्लॉट खरीद लिए, उन्होंने आपस में भी खरीदो फरोख्त शुरू कर दी प्लॉटों की। एक लाहौर के बंदे ने लिया, उसने किसी ओवरसीज को बेच दिया प्रॉफिट पे। मसला तो थोड़ा सा यहां नहीं आ जाता कि जब डेवलप हो जाती है सोसाइटी तो मकसद वहां पे होता है कि घर बने। अब मुल्तान के जो लोग हैं वो जब कहेंगे कि यार क्या हमें 1 करोड़ 60 लाख पे एक कनाल का प्लॉट मंजूर है कि नहीं है, जबकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी इतनी हाई है, तो क्या ये वजह बनी है कि क्योंकि डेवलपमेंट वहां पे हो गई है? मेरे ख्याल से आपकी स्टोरी में भी थोड़ी सी ट्रेजेक्टरी उसकी यही थी कि वहां डेवलपमेंट हो गई है, अब जो एक्चुअल वहां पे रेजिडेंट्स जो वहां पे घर बनाना चाहेंगे उनकी वजह से डिमांड और सप्लाई के उसूलों के तहत कीमत अब इतनी नीचे आके गिर गई है। अच्छा अब्दुल्ला, यहाँ पर ना एक और बड़ी इसमें एक पहलू है, और अगर आप उसको गौर करें ना, कि सिर्फ डीएचए ही नहीं, कोई भी जो हाउसिंग का प्रोजेक्ट बनता है ना, जब अनाउंस होता है और वहां पे जब ओपन मार्केट में उसके प्लॉट्स की और इनकी जो प्लॉटों की जो फाइल्स हैं, इनकी बाइंग एंड सेलिंग, यानी इनकी जो ट्रेड स्टार्ट होती है, वो बेसिकली वहां पर घर बनाने वालों की नहीं होती, वो होती है इन्वेस्टर्स हजरात की। अब ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, 60 लाख रुपए का एक प्लॉट लेके इसकी कीमत लेके जाते हैं 1.25 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ रुपए तक, और फिर उसके बाद ये एंड यूजर के हाथ में प्लॉट आता है। ठीक है। अब जो आ जाती है बात डीएचए मुल्तान की डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट वहां पर नो डाउट हो गई। इवन दो जो उनके डायरेक्टर मार्केटिंग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि डीएचए मुल्तान इज द ओनली प्रोजेक्ट जहां पर जो स्ट्रीट का साइज है वो गालिबन 65 फीट की उसकी चौड़ाई है। स्ट्रीट की जो वो क्लेम कर रहे थे कि किसी भी डीएचए में नहीं है, 60-60 फीट की गली है। तो हमारा जो डीएचए मुल्तान है यहाँ 65 फुट की गली है।
अच्छा, अब उसमें ये हो गया कि जब मार्केट के अंदर ये हवा एक बननी शुरू हुई ना कि डीएचए मुल्तान की मार्केट नीचे आ गई है, नीचे आ गई है, नीचे आ गई है, तो उस टाइम पे जो इन्वेस्टर थे, ये अब अपना प्लॉट जो थे, जो इनके पास जो इनकी इन्वेस्टमेंट थी, जो इनकी फाइलें थी, ये उसको बेचना चाह रहे थे। और उधर से एक हाइप बन गई कि मार्केट नीचे आ गई है, तो वो एक जो मार्केट के अंदर प्लॉटों की ट्रेड हो रही थी ना, वो आप समझ लें किसी हद तक रुक गई। अब अगर एक बंदे ने आज से 6 साल पहले एक प्लॉट 80 लाख रुपए का लिया है, तो वो 2023 के अंदर उसको 80 लाख रुपए का तो नहीं सेल करेगा ना, उसकी तो कोशिश होगी ये 1.5 करोड़ रुपए का सेल हो। अगर आप देखें तो जो आपका रुपया है वो भी इन 4-5 सालों के अंदर इतना डिवैल्यू हो गया है कि 4-5 साल पहले के 80 लाख रुपए और आज आज भी अगर आप उसको 80 लाख में बेचेंगे तो बेसिकली आपने उसको प्रॉफिट में नहीं बेचा, वो आपका नुकसान हुआ है। तो हुआ ये कि वहां पर ना मार्केट एकदम से रुक गई। अब जब मार्केट रुक गई, तो मार्केट रुकने के साथ हर चीज ही रुक गई। हर चीज रुक जाती है वैसे भी जब सेल ही नहीं हो रही लोगों का, इसका मतलब वहां पे आने जाने का रुझान ही नहीं। और जब लोगों का आने जाने का रुझान नहीं है तो वहां पे कंस्ट्रक्शन भी नहीं है। इसके लिए ना डीएचए ने अभी कुछ अर्सा पहले एक वेवियर स्कीम दी, डीएचए मुल्तान वालों ने। अच्छा। डीएचए मुल्तान के अंदर जो एक कनाल का जो प्लॉट है, ठीक है, उसके डेवलपमेंट चार्जेस हैं 21 लाख रुपए। अच्छा, यहाँ मैं एक और भी आपको चीज बता दूं कि जब ये मार्केट स्लो हो गई ना, तो लोगों ने डेवलपमेंट चार्जेस देने भी छोड़ दिए। तो वो तो जाहिर सी बात है, फिर डीएचए मुल्तान को कोई ना कोई इस पे एक्शन या कुछ बिल्कुल इख्तियार हाँ, जब लोगों को कोई चीज ही नहीं नजर आ रही, तो वो एकदम से खौफजदा हो गए ना, परेशान हो गए कि यार यहाँ पर अब और पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब ये ना हो गया और ज्यादा नुकसान हो गया। तो लोगों ने वहां पर जो जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो डीएचए मुल्तान को देने छोड़ दिए। और अभी रिसेंटली कुछ खबरें थी कि डीएचए मुल्तान की तरफ से थ्रेटनिंग कॉल्स की गई हैं प्लॉट होल्डर्स को कि वो अपने अगर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं जमा करवाएंगे तो उनके जो अलॉटमेंट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो उस पर भी मेरी डीएचए मुल्तान वालों से बात हुई, तो उन्होंने ये चीज बताई कि कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं या प्लॉट होल्डर्स हैं जिन्होंने डे वन से, जब से प्लॉट लिया हुआ है तब से लेके आज के दिन तक कोई किसी किस्म का डेवलपमेंट चार्जेस अदा नहीं किया। तो बेसिकली उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि कैंसिलेशन हो सकती है। डीएचए के वैसे एक्ट के अंदर भी लिखा हुआ है, रूल के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस कोई नहीं अदा करेगा तो डीएचए के पास ये पावर है, ये इख्तियार है कि वो उसके प्लॉट को कैंसिल कर सकता है। तो उन्होंने भी इसी चीज को कहा कि यार अब जिनको 3-3 4-4 साल हो गए हमने पोजेशन दे दी है, उन्होंने अभी तक हमें अगर किसी किस्म का डेवलपमेंट चार्जेस नहीं दिए, तो हमने उनको ये चीज कही है, लेकिन उन्होंने ये भी क्लियर किया कि अभी तक हमने किसी की कोई कैंसिलेशन की नहीं है। ऑल दो अगर आप बैरियर टाउन वगैरह को देखें ना, वहां अगर डेवलपमेंट चार्जेस लेट हो जाते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। डीएस भूटान ने अभी तक किसी किस्म की कोई कैंसिलेशन की नहीं है। और ये उन्होंने कहा कि हमने कैंसिलेशन के लिए सिर्फ उन लोगों का है जिन्होंने किसी भी किस्म की कोई की नहीं। बिल्कुल। जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पेमेंट्स की हुई है उनको ये टाइम दे रहे हैं, बल्कि उनको कह रहे हैं आए बैठे। तो इन्होंने उसके लिए ना काफी सारी वेरियर स्कीम्स भी इंट्रोड्यूस करवाई। तो वो जो मैं आपको बता रहा था कि डेवलपमेंट हो चुकी है, अब लोग वहां घर नहीं बना रहे उस तरीके से, उसके लिए अब डीएचए ने ये किया, डीएचए मुल्तान ने, कि उन्होंने एक और वेरियर स्कीम दी। उन्होंने कहा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, उन्होंने कहा कि फर्ज करें आपका एक कनाल का प्लॉट है जिसकी डेवलपमेंट चार्जेस है 21 लाख रुपए। उन्होंने कहा आप ये 21 लाख रुपए हमें जमा करवा दो। जमा ठीक है। करवा के दिसंबर 2024 तक अगर अच्छा। आप वहां पर घर बना लेते हैं तो ये 21 लाख रुपए डीएचए भुगतान आपको वापस कर देगा। ये नहीं, आप इसमें एक चीज ये देखें कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है उसमें 21 लाख रुपए आपको सीधे सीधे वापस आ जाएंगे। इसको बहरहाल इन्होंने इसके भी टीयर्स बनाए हैं, मतलब अगर आपने वहां पर ग्रे स्ट्रक्चर बना लिया है तो आपको 30% का वापसी हो वो जाएगी। अगर बेसिकली आपने कंस्ट्रक्शन को और डेवलपमेंट को इंसेंटिवाइज करना चाह रहे हैं वहां पे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोग यहाँ पर ना मैक्सिमम अपने एक तो आगे यहाँ पर आबाद होना शुरू हो जाए। और उससे ये है कि जाहिर है जिस वक्त लोग आबाद होना शुरू होंगे तो मार्केट डीएचए की मुल्तान की जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। तो ये उनका एक मार्केटिंग टैक्ट भी है। अपनी एक्चुअल मार्केट प्राइस पे फिर वो आके सेटल होगी मेरे ख्याल से। ये आप कह सकते हैं उनका एक मार्केटिंग टैक्ट भी है, मतलब उन्होंने एक ये उनका एक ऐसा तरीकेकार है जो किसी हद तक कामयाब भी रहा है। और सुनने में बहुत सारे लोग इसको
अवेल भी कर रहे हैं। ठीक है, चलें शहाब साहब, बहुत शुक्रिया सर। आपकी इस दफ़ा की हेडलाइन भी बड़े मज़े की थी, मुल्तान मैडनेस का आपने उसको खिताब दिया था, और आगे इस डीएचए मुल्तान द परफेक्ट पोर्ट्रेट ऑफ ऑल द पिक्यूलियरिटीज ऑफ पाकिस्तान रियल एस्टेट मार्केट। तो अगर बाकी लोग जानना चाहें तो वो पूरी खबर भी पढ़ सकते हैं, आपकी बहुत इन डेप्थ स्टोरी है। और बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर